भाई इस टाइम पे एनिमे का जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे एनिमे शो बन रहे हैं जिनकी कोई हद भी नहीं है। मतलब कौन से सीजन में जाके कौन से एपिसोड में टर्नओवर हो जाता पता ही नहीं चलता। अभी देखो मैं फिलहाल जुजुत्सु काइसन देख रहा था और हर शुक्रवार को एक एपिसोड आता है, तो सोचा यार मैंने जब तक कोई दूसरा एनिमे शो भी देख लूं। मैंने इस एनिमे शो को पूरा भी कर लिया है। अब फिलहाल मैं विनलैंड सागा देख रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त शो है यार। वैसे इस सीरीज की बात करते हैं, उसकी तो फिर कभी बात कर लेंगे। इस सीरीज को देखो मैंने रैंडमली पिक कर लिया था और ये एनिमे की जो स्टोरी है भाई वो मुझे घंटा समझ नहीं आई और इसका जो फैंडम है भाई वो बहुत ही ज्यादा वाहियात था। तो मैंने सोचा कि यार चलो जापानीज में देखना शुरू कर देता हूँ। एनिमे का नाम है टेंगोकू डाइमाकू। हॉटस्टार पे इसी नेम से अवेलेबल है। अब नेम थोड़ा मुझे अजीब सा लगा लेकिन मुझे लगा कि यार कुछ तो अच्छा हो सकता है। फिर बाद में स्टोरी खत्म करने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई इसका जो इंग्लिश नेम है वो है हेवनली डेल्यूजन। स्टार्टिंग के 2 एपिसोड देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई जैसे ये जो सीरीज है भाई वो बहुत ही टक्कर लेवल की है। मतलब जुजुत्सु काइसन और डेमन स्लेयर जैसी सीरीज को टक्कर दे सकती है। लेकिन अगले 11 एपिसोड में भाई समझ ही नहीं आता कि भाई क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बेसिकली इसमें 2 स्टोरी चलती है एक साथ। एक जापान कंट्री है जो पूरी तरह तबाह हो चुकी है और 15 साल से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका है। अब वहाँ पे एनोमिनस मॉन्स्टर का राज चलता है और जापान में अब बहुत ही कम आबादी बची है। मतलब बहुत ही ना के बराबर आबादी बची है। इसमें मारू और हारिकू 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। इन्हीं का पूरा रोल है इस सीरीज के अंदर। हारिकू जो है वो मारू को हेवन ले जाना चाहती है जहाँ वो दोनों बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ये एक प्लेस का नाम है। अब ये कहाँ पे है ये अभी नहीं दिखाया गया है। लेकिन ये जो मारू कैरेक्टर है इसे भाई आप कम बिल्कुल मत समझना क्योंकि इसे फाइट करनी बहुत अच्छे से आती है और ये मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। अब यहाँ पे जो हारिकू है वो अपने मिशन के साथ साथ 2 आदमियों को ढूंढती है। एक का नाम है रोबिन और एक का नाम है डॉक्टर इनाजाकी। बेसिकली ये इन्हें अपनी फैमिली मेंबर की तरह मानती है। उसको पता है इसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है तो वो इन दोनों को ढूंढने का ट्राई करती है कि क्या पता वो यहाँ पे जिंदा बचे हों। तो इसी तरह ये दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं अपने मिशन में। वैसे मारू जो है वो हारिकू को पसंद करने लग जाता है इसी बीच में। और भाई इसमें ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं इन दोनों के बीच में, मतलब कि भाई आप सोच ही नहीं सकते कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। और बेटर है जब आप खुद देखोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। मतलब मजा आएगा देखने में। और यहाँ पे देखो दूसरी एक अलग स्टोरी चल रही है स्कूल की। इसमें यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और स्कूल का नाम है ताकाहारा एकेडमी। यहाँ बच्चे पूरी तरीके से सेफ हैं और फ्री हैं। इनको शायद मुझे लगता है बाय बर्थ यहाँ पे रखा जाता है। अब इन बच्चों को यहाँ पे ये भी नहीं पता कि भाई स्कूल के बाहर भी कोई दुनिया है। मतलब कि स्कूल को ही वो पूरी दुनिया मानते थे। आसमान पेड़ पौधे ऐसा उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। फिर बाद में उनको एक कॉन्सेप्ट मिलता है आउटसाइड ऑफ आउटसाइड, यानी स्कूल के बाहर भी एक दुनिया है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा जब आप इसकी स्टोरी पर ध्यान दोगे। इसमें यहाँ पे टोक्यो का काफी इंपॉर्टेंट रोल है इस स्कूल के अंदर। टोक्यो जो है वो भाई वो 15 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो कैसे होती है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है। मतलब यहाँ पे वो किसी चीज को छू लेती है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो 2 बच्चों को जन्म दे देती है। अब बहुत ही हैरानी वाली बात है भाई इतनी छोटी उम्र की बच्ची कैसे जन्म दे सकती है 2 बच्चों को। लेकिन जैसा कि मैंने कहा भाई स्टोरी देखोगी तो ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो कुछ ऐसे यहाँ पे इन दोनों स्टोरी को दिखाया गया है जिससे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको जरूर देखने को मिलेगा। दूसरी बात यार मैंने जापानीज में देखा था तो शायद हो सकता है कि मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत आ गई हो। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी है वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स है। एंडिंग के लास्ट एपिसोड में हारिकू रॉबिन को ढूंढ भी लेती है। लेकिन भाई जो रॉबिन है वो जैसा सोचती है वैसा बिल्कुल नहीं निकलता। अब वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो हारिकू को बंदी बना लेता है और उसके साथ भाई बहुत ही गलत काम करता है। मारू को बाद में भाई ये पता चल जाता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ था हारिकू के साथ। उसके बाद भाई मतलब ये समझो कि वो उसको इतना बुरा मारता है, मतलब इतना बुरा मारता है ना वो सीन देखने लायक होता है। उस टाइम जो मारू का गुस्सा दिखाया जाता है ना भाई वो एक अलग ही लेवल पे सीन टच होता है। अब देखो भाई यहाँ पे जिस हिसाब से इसका स्टोरी का अंत हुआ है मुझे डेफिनेटली पता है कि इसका अगला सीजन भी जरूर बनेगा क्योंकि अभी तो स्टोरी की शुरुआत हुई है यहाँ पे। अब इस सीरीज का नेगेटिव पॉइंट ये है कि सीजन 1 में जिस हिसाब से मॉन्स्टर की फाइट दिखानी चाहिए थी वो यहाँ पे दिखाई नहीं गई। अभी धीरे धीरे यहाँ पे ये कैरेक्टर को बिल्डअप कर रहे हैं और स्टोरी को बिल्डअप कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई सीजन 2 में आपको ऐसी स्टोरी देखने को मिल सकती है जो कुछ अलग ही लेवल पे यहाँ पे आपको दिखाई जा सकती है। और यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि स्टोरी को शायद इन्होंने कुछ ज्यादा ही लंबा खींचा है, थोड़ा बोरिंग भी करती है बीच में। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है मुझे लगता है कि 13 एपिसोड की जगह 10 एपिसोड भी होते तो यहाँ पे काम बन जाता। स्टोरी को कुछ ज्यादा लंबा दिखा दिया गया, मतलब एक तरह से ये कह लो। और जो चीज दिखानी चाहिए थी वो इन्होंने यहाँ पे दिखाई दी। मतलब आप जो एक्सपेक्ट करोगे वो उससे तो बिल्कुल ही अलग चलती है स्टोरी। पेशेंस है तो ही इस सीरीज को देखना वरना मत ही देखना क्योंकि यहाँ पे जब सीजन 2 आएगा तो उसकी स्टोरी एक एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाली है क्योंकि हेवनली डेल्यूजन इस टाइम बहुत ज्यादा हाइप में है और बहुत ही जल्दी इसका सीजन 2 भी आने वाला है। और भाई अगर इसका इतना नाम है तो कहीं ना कहीं ये सीरीज आने वाले टाइम में बहुत तगड़ी स्टैंड कर सकती है। तो भाई फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। अभी फिलहाल मैं विनलैंड सागा देख रहा हूँ और भाई मुझे वो भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। उसके मैंने अब तक 20 एपिसोड देख लिए हैं। एक ही दिन में 20 एपिसोड देखना है यार, सोचो कितनी तगड़ी सीरीज होगी वो। लेकिन फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।